हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने से पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो साइंस वाली बुक है, जो विज्ञान की आपकी किताब है, उसका चैप्टर 2 कराने वाली हूँ, जिसका नाम है भोजन के घटक। ठीक है, ये चैप्टर जो है हमारे 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, ये पहले पार्ट में हम सिर्फ आपका जो लेसन है वो पढ़ाएंगे, दूसरे पार्ट में आपकी जो एक्सरसाइज है वो कराएंगे। ठीक है, और अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है, बाकी आपके अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता देती हूँ। वो ख़ास चीज़ ये है कि हमारे चैनल पे इस टाइम बम्पर ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र क्या है, आपको आज से 1 महीने तक, मतलब 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, कम से कम आपको एक दिन में 15 ग्रुप्स में शेयर करना है और 15 से आप ज़्यादा कर सकते हैं। 15 से कम अगर आप करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। रैंक टॉप 10 वालों की होगी। जो टॉप 10 होंगे उनको ये गिफ्ट जो होंगे उनकी रैंक के हिसाब से दिए जाएंगे। अगर ये आप गिफ्ट फ्री में पाना चाहते हो, बस क्या करना है, आपको इन 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। जितने ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। अगर ये आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है, अब हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा है, हमारा दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। किसके घटक, भोजन के घटक। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अध्याय 1 में, ठीक है, कौन से अध्याय में, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, उत्पम होता है। ठीक है, मछली, सब्जियां हो सकती हैं। तो ये कह रहे हैं जो हमारा पहला जो चैप्टर था उसमें क्या किया था इन्होंने, जो हमारे देश में, हमारा देश क्या है, विभिन्नताओं का देश है। ठीक है, इसीलिए हर जगह वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा हर चीज़ अलग है। तो इन्होंने वहीं पिछले चैप्टर में खान पान के बारे में ही, अलग अलग राज्य के खान पान के बारे में बताया था। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दाल, सब्जी, रोटी जो है बना के रखी है। और इन्होंने एक क्रियाकलाप बताया है। क्या है क्रियाकलाप, देखते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे घर में जो खाना बनता है तो उसमें खाने में अन्न तो होगा ही, मतलब अन्न तो अक्सर होता ही है। और साथ में हम अगर दही, मट्ठा, अचार भी खाना चाहें तो वो भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, ये आगे क्या कहते हैं। ये आगे कह रहे हैं, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा करना है। तो जो हमारी सारणी दी गई है उसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारी सारणी दी गई है, इस सारणी में है क्या, देखिए। ये जो हमारी सारणी है इसमें लिखा हुआ है विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे यहाँ पे क्षेत्र दे दिए गए हैं, जैसे पंजाब दे दिया है, आंध्र प्रदेश दे दिया है। हम यूपी के रहने वाले हैं तो हम यहाँ पे यूपी भी लिख सकते हैं। बाकी आप जहाँ के रहने वाले हैं आप लिख सकते हैं। बाकी आप जहाँ का भोजन आप जानते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि पंजाब में क्या होता है, अन्न के भोजन में क्या अधिकतर खाया जाता है, मक्के की रोटी। और दाल या मांस का व्यंजन में क्या होता है, दाल, राजमा की दाल अधिकतर खाई जाती है। और सब्जियों की बात करते हैं तो अधिकतर वहाँ सरसों का साग खाया जाता है। अन्य व्यंजन में जैसे दही और घी वो ज़्यादा यूज करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। अन्न में मांस या दाल के रूप में वो क्या करते हैं कि अरहर की दाल और रसम जो होता है जिसे चारू बोलते हैं वो ज़्यादा
पसंद करते हैं। सब्जियों में उन्हें कुंदरू ज़्यादा पसंद होता है। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार वो ले लेते हैं। यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे रोटी ज़्यादा खाई जाती है। यूपी में गेहूं की रोटी ज़्यादा खाई जाती है। दाल में हमारे जो अरहर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, ये ज़्यादा खाई जाती है। सब्जियों में आलू, ठीक है, बैंगन, भिंडी ये ज़्यादा खाए जाते हैं। और अन्य व्यंजन में भी हम दही, मट्ठा, दूध, अचार जो भी चाहते हैं वो ले लेते हैं। ऐसे ही आपको पता करना है और लिखना है। आगे चलते हैं तो आगे ये क्या कहते हैं, आगे कहते हैं जंतुओं से मिलते हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, खाने पीने की सामग्रियाँ जो होती हैं उनको जंतुओं से ही मिलती हैं। जंतुओं से भी मिलती हैं, पेड़ पौधों से भी मिलती हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। मतलब ये जो हमको खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें जो हमारे जो इम्पोर्टेंट घटक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ये जो चीज़ें हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये सब चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, हमें हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। मतलब जो रुक्षांश और जल जो होता है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बता रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे ये कह रहे हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षण को सारणी में लिखें। तो इस पैराग्राफ में ये क्या कह रहे हैं कि जो कच्ची सामग्री होती है उन और ये पक्की सामग्री होते हैं, उनमें कौन से पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक होते हैं और कौन से कम होते हैं। तो इन सब की हमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है, ये परीक्षण करके। फिर आगे देखते हैं तो आगे हमारा लिखा हुआ है, आगे लिखा है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? आयोडीन की, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? घेंघा। कॉपर सल्फेट्स, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। मतलब हमको परख नली की आवश्यकता होगी और एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। फिर इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। तो हमको ये जो परीक्षण करने हैं किस पे करने हैं? पके हुए जो भोजन होते हैं और जो कच्ची सामग्री होती है दोनों पे करना है। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को हमें सारणी में लिखना है। फिर कहते हैं इस सारणी में कुछ पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर करिए। फिर कहते हैं इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास नहीं करना है। मतलब कि बस हमको परीक्षण नहीं करना है, हमको कोई भी किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं करना है परीक्षण के टाइम। फिर ये कह रहे हैं यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। मतलब अगर आपने जैसे कि ये परीक्षण के लिए जो विलयन वगैरह जो होते हैं उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप क्या अपने अध्यापक जो हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर कहते हैं ये आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जाँच करके देखें कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस खाद्य पदार्थ की ये जांच कर रहे हैं उसमें वो देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। अगर है तो फिर वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे उन्होंने क्या बताया है, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे इनका चैप्टर में ये क्या कह रहे हैं।
आगे इन्होंने कहा है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं, आयोडीन क्या कह रहे हैं, ये आयोडीन का तनु जो विलयन होता है उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें जल से जो आधी भरी परख नली है उसमें किसकी बूंदें डालनी है, टिंचर आयोडीन की जो बूंदें होती हैं वो हमको मिला देनी होंगी। फिर ये क्या कह रहे हैं, कॉपर सल्फेट जो विलयन होता है 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है, क्या करना होगा हमें 100 मिलीलीटर जल में क्या करना होगा, हमें 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट जो होगा वो घोलना होगा। फिर आगे ये कहते हैं कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें क्या मिलेगा, अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर हम 100 मिलीलीटर जो जल है उसमें हम कितना ग्राम मिलाएं कास्टिक सोडा, 10 ग्राम कास्टिक सोडा अगर हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। फिर आगे कहते हैं यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मतलब अगर किसी कोई खाद्य पदार्थ है उसमें अगर मंड है तो हम उसका परीक्षण है वो आसानी हो जाएगी उसके परीक्षण करने के लिए। फिर ये कई क्रियाकलाप दिया है उन्होंने, क्या क्या है, मंड के लिए परीक्षण, किसके लिए परीक्षण, मंड के लिए परीक्षण। और मंड के लिए परीक्षण में क्या है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेनी है, इसमें तनु आयोडीन विलयन की जो बूंदें हैं 2-3 बूंदें हमको डाल देनी है। फिर खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखना है, यह नीला हो या काला, अगर नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब हमने जो ये आयोडीन विलयन की जो बूंदें डालनी है तो हमारा खाद्य पदार्थ है वो अगर उसके रंग में परिवर्तन होता है, रंग कौन सा, नीला या काला रंग में परिवर्तन होता है तो हमको पता चल जाएगा कि ये मंड की उसमें उपस्थिति है। जैसे कि ये यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं ड्रॉपर से, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले पेज पे, तो हमारा ये है, यहाँ पे ये कह रहे हैं इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराना है, ठीक है। फिर देखना है कि किसमें मंड है और किसमें नहीं है, फिर हमको क्या करना है, सारणी में लिखना है। अब कह रहे हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण, तो प्रोटीन के लिए परीक्षण क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी है और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाना पड़ेगा और खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर क्या करना पड़ेगा, मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ पर्नखली में डालना पड़ेगा। फिर 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ का हमें परीक्षण करना है उसका हमको बिल्कुल चूर्ण बना लेना है। फिर उसमें हमने थोड़ा पानी मिला देना है, फिर अच्छी तरह हमें उसको हिलाना है। फिर क्या करना है, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाना है, फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है, फिर अच्छी तरह हमको क्या करना है, हिलाना है। फिर कुछ मिनट के लिए परख नली को हमको रख देना है। फिर आपको क्या होगा, क्या दिखेगा, फिर आपको दिखेगा क्या, परख नली का पदार्थ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये परीक्षण कर रहा है, कास्टिक सोडा डाल रहा है और कॉपर सल्फेट डाल रहा है, ठीक है। किस चीज़ की जानकारी के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए। फिर ये देख रहा है कि कुछ देर रखने के बाद उसका रंग बैंगनी हुआ कि नहीं हुआ। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, तो बैंगनी रंग क्या किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, बैंगनी रंग जो होता है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी कर सकते हैं। अब ये किसका परीक्षण कर रहा है, वसा के परीक्षण के लिए। किसके परीक्षण के लिए, वसा के परीक्षण के लिए। इसमें क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ली उसने, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटा, ठीक है। कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटा। फिर ध्यान रखने को कह रहे हैं, क्या ध्यान रखने को कह रहे हैं, ये देखते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे सारणी बनाई हुई है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कच्चे आलू में मंड होता है इसलिए हाँ लिख दिया, दूध में प्रोटीन होता है लिख दिया, मूंगफली में वसा होती है इन्होंने लिख दिया, बिना पका चावल उसमें मंड होता है तो यहाँ पे लग जाएगा, पका हुआ चावल उसमें प्रोटीन होगा ये लिख दिया, और सूखा नारियल इसमें वसा होता है यहाँ पे टिक लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि ये क्या है, कौन सी दाल है, बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण,
ठीक है, उसमें तो मंड होगा, पकी हुई दाल में प्रोटीन होगी, ठीक है। और सब्जी, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, उसमें तो वसा होगी। फल का एक टुकड़ा, तो उसमें भी फल पे डिपेंड करता है। उबला अंडा जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है। इस तरीके से हमारे ये टिक लग जाएंगे। आगे फ़िलहाल ये क्या कह रहे थे, आगे इनकी जो बात अधूरी थी वो देखते हैं। ये कह रहे थे वसा के लिए अल्प मात्रा हमको क्या खाद्य पदार्थ की लेनी है, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेटना है और क्या ध्यान रखना है, कागज़ जो है वो फट ना जाए। क्या ध्यान रखना है, कागज़ जो है वो फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा करना है और ध्यानपूर्वक देखना है क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। मतलब क्या करना है, कोई हमें उस पर वसा का पता लगाना है तो कागज़ लेना है और उस पर हमको उसको पीटना है। इस तरीके से पीटना है कि उस पर यानी ध्यान रहे कि कागज़ जो है वो फटे ना। फिर हमें कुछ देखना है कि उस पर तेल के धब्बे हैं कि नहीं। इस प्रकार इसे प्रकाश के सामने लाएंगे, फिर इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। मतलब क्या होगा कि अगर धब्बे पड़ रहे हैं उस पर तो उसमें हम प्रकाश डालेंगे। अगर प्रकाश हमको आर पार जाता हुआ हल्का हल्का दिख रहा है तो समझ लीजिए उसमें वसा है। फिर ये कहते हैं कागज़ पर तेल का धब्बा जो होता है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ना है और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा देना है। फिर क्या करना है, ताकि खाद्य पदार्थ जो होता है कुछ जल आया हो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चल जाएगा पदार्थ वसा में उपस्थित नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम ये परीक्षण वर्षा के लिए कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो भाई एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व जो होते हैं उपस्थित हो सकते हैं। दूध जो होता है वो हमारा मल्टी यानी उसमें प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है, विटामिन भी होते हैं और प्रोटीन भी होता है, सब कुछ होता है। दूध जो परफेक्ट आहार है जिसमें सब कुछ होता है। फिर ये कह रहे हैं कि क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। अब ये कह रहे हैं क्या ऐसा भी कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। फिर देखते हैं ये क्या बताते हैं। हमने 3 पोषकों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। ठीक है, हमने अभी परीक्षण किया था ना। फिर अभी कह रहे हैं विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये तो विटामिन और खनिज लवण भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। अब ये कह रहे हैं ये जो पोषक तत्व होते हैं हमें इनकी क्यों आवश्यकता होती है, तो ये भी देख लेते हैं। भाई इन सब की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि अगर हम ये सब खाएंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, परफेक्ट रहेगा, ठीक रहेगा और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। वसा से भी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वार्षिकता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि जितनी हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उतनी उससे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से हमको ज़्यादा मिलती है। अब ये कह रहे हैं कि वसा और आइए देख लेते हैं क्या कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है युक्त जो भोजन होता है ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। मतलब जिसमें वसा भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो वो हमारा कौन सा भोजन कहलाएगा, वो हमारा ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाएगा। जैसे कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए हैं। मतलब यहाँ पे जो खाना दिखाया गया है वो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना है। जैसे शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है, ये सब चीज़ें हमारी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई है। ये जो ए वाला है वो पादप स्रोत से मिला है और दूसरा वाला जंतु स्रोत से मिला है। ये किसके स्रोत हैं, वसा के।
तो ये वाला जो ए वाला है पादप स्रोत से, मतलब पादप मतलब पेड़ पौधों से हमको मिले हैं ये सब चीज़, जैसे मूंगफली हुई, तिल हुआ, गिरी हुआ, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब चीज़ें जो हमको कहाँ से मिली है, पेड़ पौधों से मिली हैं। अब ये जो जंतुओं से मिली, जैसे कि मांस हुआ, घी हुआ, घी भी तो दूध से बनता है ना, दूध हुआ, दूध भी हमको जानवर से मिलता है, मक्खन हुआ, क्रीम हुई, अंडे हुए, मछली हुई, ये सब भी हमको ये जंतुओं से जंतुओं के वसा के स्रोत हैं। अब हम देख लेते हैं ए वाला जो है हमारा, ये हमको दिए गए हैं प्रोटीन के स्रोत, ए वाला पादप है, दूसरा वाला जंतु है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं, ये हमारे पादप मतलब बीज वगैरह हैं, तो पादप तो होंगे ही, जैसे तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, ये सब कहाँ से मिल रही है हमको, ये प्रोटीन, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब ये हमें जंतुओं से मिलते हैं, इनमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, जैसे कि अंडे, दूध, मछली, मांस, पनीर, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन से भरपूर हैं। किससे मिलती हैं, जंतुओं से मिलती हैं। अब ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, वो किसके स्रोत हैं, ये विटामिन ए का है। किसका स्रोत है, ये विटामिन ए का स्रोत है। जैसे पपीता में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, मछली के तेल में, दूध में, आम में विटामिन ए जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। अब विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी जो होता है चावल में, गेहूं में, यकृत में विटामिन बी जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन सी जो होता है किस में होता है, खट्टे चीज़ों में, ठीक है। लेकिन जो मिर्ची तो कड़वी होती है, लेकिन मिर्ची में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो संतरा हुआ, अमरूद हुआ, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, मिर्च को छोड़कर सारे खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, खट्टी चीज़ें हैं, मतलब खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होती है। और विटामिन डी के लिए उन्होंने वही मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, यकृत, ये सब चीज़ें दिखाई हैं, ये विटामिन डी के लिए भी भरपूर मात्रा में होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये क्या कहते हैं। हाँ, तो यहाँ से हमको पढ़ना है, ये क्या कह रहे हैं, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, प्रोटीन हमारे शरीर में की वृद्धि करता है और स्वस्थ रखता है। और प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है वो प्राय शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं क्या करते हैं, शरीर से रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, मतलब हमारे शरीर में रोग नहीं होने देते हैं। फिर ये कहते हैं विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। फिर ये कहते हैं विटामिन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ये उन्होंने बताया है कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए कहते हैं, कुछ को विटामिन बी कहते हैं, कुछ को विटामिन सी, कुछ को विटामिन डी, और कुछ को विटामिन ई, और कुछ को विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, मतलब विटामिन जो बी होता है उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। फिर ये कहते हैं विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। कौन स्वस्थ रखता है हमारी त्वचा, हमारी आँखों को, अगर आपको सुंदर बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए लेना होगा। फिर ये कहते हैं विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है, मतलब हमारा अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी ज़्यादा है तो वो हम जल्द से जल्द हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी जो होता है हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है, मतलब हमारी जो हड्डियाँ मजबूत कैसे बनती हैं, विटामिन डी से। फिर हमारे विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है अभी। अब आगे चलते हैं, तो आगे कौन सा है, आगे है हमारा, ये कुछ दिखा रहे हैं, पहले देख लेते हैं, इनके चित्र ही देख लेते हैं।
ये जो यहाँ पे अदरक दी गई है, पालक दी गई है, ये किसके स्रोत दिए गए हैं? नमक दिया गया है, आयोडीन मछली दी गई है। ये किसके स्रोत हैं? आयोडीन के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? आयोडीन के स्रोत हैं। फिर ये यहाँ पे ये लड़की एक सोच रही है। क्या सोच रही है? हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। मतलब हमारा शरीर जो होता है सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इनकी कमी हो गई है। मतलब अब लोग घर में रहते हैं और ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, इसलिए उनमें क्या हो गई है? विटामिन डी की कमी हो गई है। अगर वो धूप में बैठेंगे, अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप धूप में बैठिए, आपके जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। फिर फास्फोरस के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, जैसे कि ये मिर्च हुई, केला हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, दूध हुआ। ये काहे के स्रोत हैं? ये फास्फोरस के स्रोत हैं। इधर उन्होंने लोहे के स्रोत, मतलब लोह के स्रोत, आयरन जिस कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसके लिए क्या करना होगा? पालक, सेब, अमरूद, ये यकृत, ये खाना पड़ेगा। कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको दूध और अंडा लेना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ खनिज लवण दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे इनकी जो बात है वो देख लेते हैं, वो क्या है। ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। मतलब हमारे शरीर को खनिज लवण जो होते हैं अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। मतलब अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो प्रत्येक खनिज लवण जो होता है थोड़ी मात्रा में तो चाहिए ही होता है। फिर कहते हैं कि विभिन्न लवणों के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। ठीक है, मतलब ये सारणी में जब आपने सारणी बनाई होगी उसमें आपने ज़रूर ये देखा होगा कि हमको क्या क्या चाहिए होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। फिर कहते हैं फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सामग्री में बराबर पोषक तत्व हों, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं तो किसी में कम हो सकते हैं। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? चावल माना जाता है, गेहूँ माना जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन होता है। फिर ये कहते हैं इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आहारी रेशों, मतलब जो रेशे वाले भोजन होते हैं उनकी, और जल की भी आवश्यकता होती है। अब रेशे वाले भोजन से आपका क्या मतलब होगा? जैसे कद्दू हुआ, कद्दू को आप बनाते हो उसमें रेशे होते हैं, ठीक है। और तरबूज हुआ, उसमें भी रेशे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। मतलब रुक्षांश जो होता है हमारे शरीर को कोई पोषक जो होता है प्रदान नहीं करते हैं। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करता है, तो वो रुक्षांश है, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, फिर भी हमारे लिए इसको खाना आवश्यक है। फिर ये कहते हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। फिर रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में की सहायता करता है। मतलब जो रुक्षांश जो होता है क्या काम होता है? हमारे शरीर से जो सड़ा गला भोजन होता है उसको आसानी से निकालने में सहायता करता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि जल भोजन में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ सॉरी थोड़ा, हाँ ये कह रहे हैं जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो भोजन जल क्या होता है? भोजन में उपस्थित जो पोषक होते हैं उनको अवशोषित करने में सहायता करता है, या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। मतलब जल हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो हमारे शरीर की गंदगी है वो मूत्र से और पसीने से हमारे शरीर से बाहर निकालती है। किस
रूप में, जल के ही रूप में निकालती है। फिर ये कहते हैं सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वही हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कैसे लेते हैं? द्रव के ही रूप में लेते हैं। जैसे क्या क्या होता है? जल हुआ, दूध हुआ, चाय हुई, ये सब हम द्रव के रूप में ही लेते हैं। मतलब पानी जैसे ही तो होता है, बस उसका कलर ही चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है। फिर ये कहते हैं इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर खाना पकाना है तो हम पानी का तो यूज करेंगे ही, पानी के बिना कोई भी खाना नहीं पकता है। अभी क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं आइए देखें कि क्या अन्य कोई स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है, जैसे कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लिया इन्होंने, फिर इसे छोटे छोटे हिस्सों में इन्होंने काट लिया। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? मतलब जब हम ये टमाटर वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथ तो गीले हो ही जाते हैं, क्योंकि इनमें भी पानी होता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करना है, मतलब ध्यानपूर्वक आपको देखना है। फिर क्या ऐसा करते समय आपको ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती। मतलब कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, मतलब हम कभी कभी, यानी जैसे टमाटर हुआ, नींबू हुआ, इनमें जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी से ही हो जाती है, इसी जल से भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको पकाते समय हम क्या करते हैं, उनको क्या डालते हैं, उसमें जल डालते हैं। फिर अब बात कर रहे हैं ये किसकी? संतुलित आहार की। अब देखिए ये हमारा संतुलित आहार है। क्या है संतुलित आहार? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, ठीक है, सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। मतलब जो भी हम खाते हैं वही हमारा आहार होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। मतलब जो हम भी खाना खा रहे हैं उनमें सभी ये जो हमने पोषक तत्व बताए हैं अभी, उनकी उचित मात्रा होनी चाहिए, जिनसे हम जो हमारे शरीर को मतलब जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए ना ही कम। मतलब कोई भी पोषक तत्व हमें इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना ही लेना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी होना चाहिए। मतलब रुचांश भी होना चाहिए, जल भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसी प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। मतलब जो हमको चाहिए, हमारी बॉडी को जितना चाहिए उससे ना ज़्यादा हो, उससे ना कम हो, वही हमारा संतुलित आहार। और साथ में रुचांश और जल की भी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। फिर ये क्या कहते हैं, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? मतलब क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है जितना छोटे बच्चे को चाहिए उतना ही बड़े लोगों को चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे का खाने की मात्रा अलग होती है, बड़े लोगों की खाने की मात्रा अलग होती है। इसी तरह से उनको जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, बड़े लोगों को जो आवश्यक तत्व हैं उनकी मात्रा भी अलग अलग होगी। क्या आप भी यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो भाई हाँ, हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है। जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है और वो ज़्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच करनी है कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उनमें से सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं कि नहीं। मतलब जो आपने खाया है और भी आपने जो पोषक तत्व देखे हैं आपको चेक करना है उनमें वो चीज़ है कि नहीं। जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में जैसे मूंग और चना, किण्वित भोजन, ठीक है। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, उसे क्या कहते हैं? किण्वित भोजन। आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों का बना, ये थेपला ना, ये सब किससे बना? दालों का बना। फिर केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब संतुलित आहार हमें कम खर्चे में भी, कम पैसों में भी हम ला सकते हैं और खा सकते हैं और फिट रह सकते हैं। अब ये कहते हैं उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके
इसके पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट ना हो। ये पढ़ लेते हैं फिर बाद में वो पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हमको खाना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए कि आप पता चले पकाते रहे उसके जो पोषक तत्व थे सब आपने पकाते ही सब नष्ट कर दिए, यानी ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं क्या आप जानते हो पकाते समय कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, मतलब आपने छिलका उतार दिया उसके बाद सब्जियों को धो दिया तो भी यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे या धुल जाएंगे। मतलब क्या करना है हमको, पहले सब्जियों को धोना है फिर उनको छिलका विलका उतारना है। फिर अब ये कह रहे हैं सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं, मतलब कि उनके छिलके वगैरह होते हैं उनमें भी कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं और कई खनिज लवण होते हैं। जैसे उन्होंने चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित जो विटामिन और कुछ खनिज लवण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब क्या करते हैं लोग चावल को बार बार धुलते रहते हैं तो उसके मंड वगैरह जो होता है वो विटामिन होता है खनिज होता है वो धुल जाता है। अब ये लड़की कह रही है पहली यह जानने के लिए कुछ है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो सबको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे यहाँ पे है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद जो होता है कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है तथा इसे पचाने में भी आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये बात तो सही है कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है और यानी खाना पकाकर हम खाएंगे तो हमारे पचाने में भी आसानी होगी। पर हम क्या करेंगे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पका देंगे या उसमें अत्यधिक जल डाल देंगे और हमने खाना तो खा लिया और जो यानी रसा किसी चीज़ में हमने किसी की ग्रेवी ज़्यादा बना ली, ग्रेवी हमारी बच गई और हमने उसका जो मटेरियल था वो खा लिया। तो कभी कभी होता है कि ग्रेवी में भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन होती है जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। मतलब अगर विटामिन सी वाले जो खाना होते हैं, भोजन होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर हम उनको पकाएंगे तो गर्मी से उनके जो पोषक तत्व विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। मतलब इसलिए हमें कुछ आहार ऐसे भी लेने चाहिए जो पकाए ना जाएं, जैसे कि फल। फिर कह रहे हैं बूझों ने सोचा है कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। मतलब बूझों जो सोच रहा था वो सोच रहा था कि मैं हर समय वसायुक्त खाना खाऊं जिससे मुझे खूब सारी एनर्जी मिलेगी। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। मतलब उसने कहा एक कटोरी हम अगर चावल खाएं, कार्बोहाइड्रेट भोजन लें, ठीक है, और एक कटोरी वसायुक्त भोजन ले तो कौन अधिक ऊर्जा देगा, वसा वाला जो होगा वो हमको अधिक। मतलब एक कटोरी घी खाया, एक कटोरी चावल खाया तो किससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, कटोरी से ही, मतलब एक कटोरी घी से ही आपको एनर्जी मिलेगी। क्या ऐसा नहीं होता। अतः उसने तली हुई चीज़ों में समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। लेकिन उसने क्या किया कि उसने कुछ नहीं खाया, बस यही उल्टी सीधी चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, ये सब चीज़ें उसने खाई। पर समोसा मुझे बहुत पसंद है, समोसा उल्टी सीधी चीज़ नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल तो हम बात कर रहे हैं तो उसने ये सब खाया। उसने सोचा ये सब चीज़ें खाऊंगा तो मेरे अंदर खूब सारी वसा होगी और मैं एनर्जी युक्त हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या आप सोचते हैं वह ठीक था? तो भाई वो ठीक नहीं था। उन्हें ये कह रहे हैं निसंदेह नहीं, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था, उसका सोचना बिल्कुल गलत था। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारे खाने के लिए क्या है, बहुत हानिकारक हो सकता है। मतलब ये सिर्फ हम वसा वाली चीज़ें, ये सब तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। मतलब जो एनर्जी होगी हम उसको यूज़ तो कर नहीं पाएंगे, जितनी एनर्जी हमको मिलेगी ये सब चीज़ें खाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी, इकट्ठा होती रहेगी, ऊर्जा जो है वो इकट्ठा होती रहेगी, वो हमारे मोटापे के रूप में शो होगी। फिर कह रहे हैं अभावजन्य रोग। अभी ये क्या है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो गई है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह
व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। या एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है खाने के लिए तो पर्याप्त भोजन खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में होता है तो पोषकों की कमी हो जाती है। ठीक है, एक ये लंबी अवधि तक वो ऐसे ही खाना खा रहा है, मतलब कई दिनों से वो ऐसे ही खाना खा रहा है, तो किसी यानी उसके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो उसके अभाव में क्या होगा, मतलब उसको कोई रोग हो जाएगा, वो ग्रसित हो जाएगा और वो जो है उसके शरीर में रोग आ जाएंगे, विकृतियाँ आ जाएंगी, मतलब वो बीमार पड़ जाएगा। और वो रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। ये रोग उसके अंदर क्यों हुआ, मतलब किसी पोषक तत्व की कमी हो गई, लंबे समय से उसे वो पोषक तत्व मिला नहीं, इसलिए उसके शरीर में वो पोषक तत्व की कमी हो गई। तो इसे क्या कहेंगे, कौन सा रोग कहेंगे, अभावजन्य रोग। क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग। मतलब उसे मान लो उसे कार्बोहाइड्रेट जो है कई 1-2 सालों से बिल्कुल मिला ही नहीं, तो उसके कारण जो उसे रोग होगा, उसे कौन सा रोग होगा, अभावजन्य रोग होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे कौन से रोग हो सकते हैं, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश। मतलब अगर प्रोटीन नहीं लेगा तो उसे ये सारे रोग जो हैं वो हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आधार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित हो रहे हैं तो उसकी पूरी जो वृद्धि है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। मतलब उसे कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन भी नहीं मिला बहुत सालों से, तो उसकी जो वृद्धि है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। फिर ये कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा चल भी नहीं पाएगा। ठीक है, फिर विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो सकती हैं। मतलब इनके अभाव से क्या हो सकता है, उसके हाथ पर टेढ़े हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे लड़का दिखाया गया है, इसका शरीर तो मोटा है पर हाथ पे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, मुँह अजीब सा हो गया, बाल बचे नहीं हैं, इस तरीके से हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब ये इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, संतुलित आहार लेकर हम बचा जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। मतलब क्या है कि हर जगह हमारे देश में हर जगह भोजन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खाया जाता है, पर हर जगह का भोजन इस तरीके से उन्होंने बनाया है, इस तरीके से डिवाइड किया है हम लोगों ने भोजन अपना, कि हमारे भोजन में हर चीज़ शामिल है, हर पोषक तत्व शामिल है। ठीक है, अब आज का आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह बची है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब जाने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट, हमारे चैनल पे बम्पर प्राइज़ चल रहा है। इसमें क्या करना है, आपको 1 महीने तक मतलब 30 जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में आपको कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। इससे आप कम करेंगे 15 से कम तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और आपको बता दूँ कि जो सबके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये बम्पर गिफ्ट मिलेंगे। इसमें आपका किसी तरह का कोई पैसा नहीं कटेगा, आपके जो शेयर होंगे वो मैं काउंट करूँगी। अगर आप सब्सक्राइब भी करवाते हैं हमारे चैनल को तो आप हमको एक मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको इतने सब्सक्राइबर दिए हैं, तो ठीक है, मैं आपको हम जो काउंटिंग करेंगे आपकी रैंकिंग के लिए, उसमें आपके वो नंबर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। फिर उसी हिसाब से आपका जो गिफ्ट होगा वो मैनेज किया जाएगा, आपको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो भैया और आपको बता दें, हमारे जो चैनल है जोजस स्टडी, अगर आपको अपनी क्लास की और भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर देखने हैं, आप प्ले लिस्ट में चले जाना। प्ले लिस्ट में आपके सारे चैप्टर हैं जो क्लास सब विषयों के वो मिल जाएंगे। और आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। जैसे पहला चैनल है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी जो चैनल है, इसमें क्या है कि आप घर में बैठे बैठे बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना सकते हो अपने हाथों से, और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये क्रिएटिव वाला चैनल है, क्रिएटिव बनने से आपका जो माइंड जो होता है बूस्ट होगा,
दूसरा जो चैनल है वो जो जस्ट किड्स मस्ती है, बच्चों के लिए चैनल है। आप हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना। तीसरा जो चैनल है वो हमारा जो जस्ट क्राफ्ट है, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले आपको बता देते हैं, तो मैं आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेती हूँ, बस इतना कहती हूँ, हमारे जो गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा में वो आपको क्या करना है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको हमारे चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा, और हिंदी के चैनल्स में इतनी बढ़िया क्वालिटी किसी और चैनल में नहीं है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।